ओके, डन। हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट और आज की क्लास या फिर आज की हमारी सेल्फ स्टडी रहेगी कॉमिटी के बारे में। कॉमिटी आप समझ ही रहे होंगे कॉमिटी क्या है और क्या नहीं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ में नहीं है तो फिर हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि अगर आप किसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं तो सेम इट इज़ वहाँ की कमेटी भी होती है और किसी सोसाइटी को चलाने के लिए एक कमेटी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो उस कमेटी में क्या होता है कि हमें कुछ पद या फिर कोई डिग्नेशंस रखना होता है, जैसे प्रेसिडेंट हो गए हैं, सेक्रेटरी हो गए हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं, फिर कैशियर्स हो गए हैं, मेंबर्स हो गए हैं, मीडिया मेंबर्स हो गए हैं। तो ये सब सारे कमिटीज़ के डेजिग्नेशंस होते हैं। तो जैसे ही कमिटीज़ ओवरऑल कंप्लीट होता है समाज से या आपके सोसाइटी से, तो हम लोग उसको एज ए कमिटी के नाम पे संबोधन करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, और वो कमेटी होता किस लिए, सोसाइटी की कमेटी होती किस लिए, ताकि सोसाइटी एक सही दिशा निर्देश में चले, एक संचालन बढ़िया से हो, सब एक दूसरे से मिल के रहे और कोई भी दिस दैट ना हो, इसीलिए ना कमेटी चलती है। और ये तो सोसाइटी की कमेटी हो गई। ठीक है, फिर कमेटी का भी बहुत सारे रूल्स और नियम्स होते हैं जो कि अपने में ही बनते हैं और अपने में ही उसे पालन करना होता है। इट इज़, अगर आप दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो दुर्गा पूजा की जो भी कमेटी होती है वही सारा संचालन से लेके सब चीज़ देख रेख होता है और करते हैं, और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज जाती हैं। ओके, तो कमेटी से आपको तो तात्पर्य समझ में है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ कमेटी जो बात आती है माइंस में, ये बहुत ही एक डिजराइबल या फिर एक आप ऐसे समझो कि रिस्पॉन्सिबल कमिटीज होती है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स होते हैं और ये कमेटी सामाजिक स्तर से बहुत डेवलप वाली कमेटी होती है। इनफैक्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक की पहुंच रखती है ये कमेटी। अगर कमेटी ने कोई भी ऑब्जेक्शंस किया और इतनी उसमें पावर्स रहती है कि उस ऑब्जेक्शंस को सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं टाल सकता है, ना स्टेट गवर्नमेंट। तो कमेटी एक तरह से अपने आप में बहुत ओके। अब रहा कमेटी करते क्या है, उस सोसाइटी की जगह पे तो सोसाइटी का देखरेख और संचालन या फिर जो भी प्रोग्रामिंग इवेंट है उस कंडीशन में सोसाइटी के अकॉर्डिंग कमेटी। बट माइंस वाली कमेटी क्या करते हैं और ये ऐसा क्या उस पे बातें हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसकी बातों को टालते नहीं है या फिर नकार नहीं सकते हैं, है ना। कमेटी अगर आपको टर्मिनेट कर दिया जाए तो आप चक्कर लगाते रहिए, जीएम ऑफिस लगाते रहिए, सीएमडी के पास लगाते रहिए, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के पास भी अपील कीजिए, बट कमेटी ने जहां लाल कलम चला दिया मिटता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली कमेटी के तीन मुख्यता, तीन से प्लस भी है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं कमेटी की, पहला बायलॉज बनाना, उसके बाद संपूर्ण एक्सीडेंट या माइंस के जो भी हालचाल है उसका कलेक्शंस, और उस पे अगर कोई टिप्पणी करनी है या फिर रिपोर्ट देनी है तो उसको करना। और बायलॉज तो हो गया, नियम कानून सब कमेटी देखेगा। और जो भी माइंस से रिलेटेड समथिंग, कुछ जो भी वर्क है कमेटी पहले तो कमेटी के पास जाएगा और कमेटी क्या करेंगे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखेंगे।
ठीक है। और कमेटी के और क्या करते हुए हैं, कमेटी के जस्ट 1 मिनट, और कमेटी के कर्तव्य रूल्स एवं रेगुलेशंस बनाना, ये हो गया पहले ही, बायलॉज बनाना, ठीक है। उसके बाद हाँ, जो माइंड से हालचाल, यानी कि समय समय पे जो भी घटना या समथिंग कुछ होती है तो कमेटी ही, ओके। देन आफ्टर रूल्स या बायलॉज, ओके। बेसिकली तीन पॉइंट्स है यहाँ पे, रूल्स एवं रेगुलेशंस बनाना। मैं लिख देता हूँ एज ए शॉर्ट टर्म में, सिर्फ 1 वर्ड के अकॉर्डिंग, बाकी आप बुक्स को देख के प्रॉपर सेंटेंस देख सकते हैं, बट हमें तो प्रॉपर सेंटेंस चाहिए नहीं, 1 वर्ड में आंसर आती है तो ऑब्जेक्टिव ही, ठीक है। तो पहले कमेटी के नियम क्या है, इसका वर्क कमेटी के क्या है, बेसिकली वर्क है, पहला रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, फिर एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी है इनके पास रिपोर्ट देना, या फिर ये जो भी टिप्पणी करे वो उसको फॉलो करना। देन आफ्टर रूल्स और रेगुलेशंस को एक सेंटेंस में लिखा गया, एक्सीडेंट एक, देन आफ्टर क्या हो जाएगा, नियम कानून उसमें चल गया, और बायलॉज बनाना, बायलॉज के साथ साथ एक और देखा था ना, कहाँ गया बंदे, जस्ट 1 मिनट, अभी तो यहाँ रखे थे ना, अच्छा, रूल्स एक्ट, रेगुलेशंस एंड रूल्स या बायलॉज, तो इसको अगर सजा के लिखें तो एक्ट, रेगुलेशंस, रूल्स या फिर बायलॉज, ओके। बेसिकली एक ये समझ लो, रूल्स रेगुलेशंस इसमें अटैच हो जाएंगे, और एक्सीडेंट से रिलेटेड रिपोर्ट रखना, उसमें टिप्पणी करना या समथिंग, ये 3 पॉइंट एज ए आप लोकल लैंग्वेज में समझिए। अगर आपको स्पष्ट सेंटेंस में चाहिए तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप समझ लेना। तो कमेटी के कार्य क्या है, पहला कि रूल्स एवं रेगुलेशंस बनाने के प्रोपोजल पर विचार करना, रूल्स एवं रेगुलेशंस बनाने के प्रोपोजल पर विचार करना एवं सेंट्रल गवर्नमेंट को उचित सिफारिश डॉक्यूमेंट देना, सेंट्रल गवर्नमेंट को उचित सिफारिश डॉक्यूमेंट्स देना, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस कमेटी ही बनाएंगे, और उस रूल्स रेगुलेंट या फिर जो भी है डॉक्यूमेंट्स उनको किनके पास सौंपना, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट किस लिए लेते हैं भाई, रेगुलेशंस बनेंगे तो पारित कहाँ होंगे, हाँ, संसद में ही पारित होंगे ना, प्रेसिडेंट जब मोहर लगाएंगे तभी तो वो नियमावली बनती है। तो इसलिए रूल्स रेगुलेशंस कमेटी बनाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट पारित करवाते हैं, ठीक है। दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कमेटी के पास समय समय पर दिए गए एक्सीडेंट या अन्य घटनाओं की जांच करना एवं उस पर रिपोर्ट लिखना। एज ए रीजनल लैंग्वेज में समझाया था ना, एक्सीडेंट या माइंस में जो भी हालचाल हो रहा है उसका रिपोर्ट लेना, टिप्पणी करना, तो सेम इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कमेटी के पास समय समय पे दिए गए एक्सीडेंट या अन्य घटना की जांच करना एवं उस पर रिपोर्ट देना। अच्छा, अब कमेटी के पास तो भाई, कमेटी में तो ऑलमोस्ट 8 मेंबर चलेंगे, कितने क्या है और किनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी कमेटी है तो उसे पता कैसे चलेगा कि भाई हमारे इस माइंस में या फिर टोटल 7 सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडी 7 है,
तो किसी CCL में सपोज एक्सीडेंट हो गया, BCCL में एक्सीडेंट हो गया, तो सभी के अलग अलग क्षेत्र है ना, ACL में एक्सीडेंट हो गया, तो कमेटी को कैसे पता चला कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया? तो वो डाटा कौन देते हैं? मैनेजर देते हैं ना कमेटी को, कि भाई हमारे यहाँ ऑनर एजेंट और मैनेजर एक्सीडेंट की रिपोर्ट देते हैं ना विदिन 24 आवर्स। तो वही रिकॉर्ड और कितने दिनों तक नोटिस बोर्ड, 14 डेज पे नोटिस बोर्ड, और रिपोर्ट की सारा जो भी फॉर्म्स है उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जिनको जिनको जाना है तो वहाँ पे कमेटी को भी जाना होता है। ठीक है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट रेगुलेशंस नंबर, सेक्शंस नंबर, ओके। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट या कैसा है, डेंजरस या एक्सीडेंट ऑकरेंस, रेगुलेशंस नंबर 8, रेगुलेशंस नंबर 8, 1 मिनट, रेगुलेशंस बिट, regulations number 8, notice of dangerous occurs and accident, ओके। और कौन सी सेक्शंस में जाएगी? सेक्शंस नंबर 23, ओके। ये क्या है? रेस्क्यू रूल्स 9085, फॉर्म्स 1, फॉर्म 2, रूल 3, रूल 2, शेड्यूल, रूल्स नंबर, हाँ ये सब भी हम लोग चलेंगे, अभी नहीं। रूल्स और कौन सा शेड्यूल में क्या क्या रखा जाता है ये सब शेड्यूल भी, ओके। तो अभी कमेटी पढ़ रहे हैं, तो कमेटी सिर्फ माइंस एक्ट 1952 में ही नहीं, रूल्स में भी कमेटी का जिक्र है। अब रूल्स में जिक्र है माइंस रूल 1955 है ना, तो कंफर्म रहिए, माइंस रूल 1955 में भी कमेटी का जिक्र है। तो रूल्स कितने से जिक्र है? रूल्स नंबर 3 से लेके रूल्स नंबर 20, देन आफ्टर 21 के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की आ जाती है, ओके। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कौन करते हैं? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो वो भी कमेटी पे ही आएगा ना, या फिर जिस पे भी आएगा आगे चल के देखेंगे। फिलहाल कमेटी हो गया। और किस सेक्शंस, रूल्स पहले आप याद कर लेना, रूल्स माइंस रूल्स 3 से 20 तक जाएगा ये, ओके। फिर एक्ट में जाएगा माइंस एक्ट 1952, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 12, ओके, याद आ गया, सेक्शन 12, और रूल्स 3 से 20 तक जाएगा, ओके। अब आते कमेटी। कमेटी में कितने मेंबर होने चाहिए? कमेटी के मेंबर कितने होने चाहिए? तो कमेटी के मेंबर, टोटल मेंबर ऑफ कमेटी, टोटल मेंबर 8, यानी कि 8 पर्सन्स होनी चाहिए एक कमेटी में, ठीक है। अब ये 8 पर्सन्स की योग्यता क्या होगी और कौन अपॉइंट करेंगे ना, कौन अपॉइंट करेंगे, तो ये सब भी देखेंगे। तो योग्यता में पहले चलते हैं। योग्यता तो पहले जो भी चेयरमैन होंगे, वहां सोसाइटी की कमेटी में कौन था? प्रेसिडेंट, बट वही प्रेसिडेंट यहाँ क्या हो जाता है? चेयरमैन। तो पहला चेयरमैन। अब ये बताइए चेयरमैन कौन होंगे? चेयरमैन की योग्यता क्या है, कौन होंगे चेयरमैन? तो चेयरमैन हमारा वैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर, वैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यक्ति जो कि ना इंस्पेक्टर हो और ना CIM हो, ठीक है, वही अपॉइंट होंगे चेयरमैन में, ठीक। सेकेंड, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ओके, CIM को सब जानते ही हैं। थर्ड, 2 पर्सन्स
2 पर्सन्स जो मैनेजमेंट की क्या करे, प्रतिनिधित्व करे, प्रतिनिधित्व करे मतलब रिप्रेजेंटेटिव, अपने टीम को कोई रिप्रेजेंटेटिव करता है तो कौन करता है, कैप्टन। तो सेम इट इज 2 पर्सन्स होंगे मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। फिर 2 पर्सन्स कौन हो जाएंगे, 2 पर्सन्स फिर हो जाएंगे जो मजदूर की रिप्रेजेंटेटिव करें, मजदूर की, वर्कमैन की रिप्रेजेंटेटिव करे। देन आफ्टर 2 पर्सन्स और कौन हो जाएंगे, तो ये 2 पर्सन्स जाएंगे माइनिंग इंडस्ट्रियल के रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि समझ लो ओवरमैन या फिर माइनिंग इंडस्ट्रियल, माइनिंग को लेके रिप्रेजेंटेटिव करे। ओके, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 4 6 8 मेंबर हो गए ना टोटल। तो ये है कमेटी, ठीक है, ये कमेटी हो गए 8 मेंबर। अच्छा, इसको अगर आपको पूरी सेंटेंस एज ए बढ़िया तरीके से जानना है तो मैं ओके, टोटल 8 मेंबर। चेयरमैन कौन होंगे, जो किसी को गवर्नमेंट जॉब में हो एक्सेप्ट सीआई या अदर इंस्पेक्टर, सीआई या अदर इंस्पेक्टर को छोड़ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब पे हो, कार्यरत हो। देन आफ्टर सीआईएम, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। देन आफ्टर 2 पर्सन्स जो मजदूर के हितों का काम करे, मजदूर, वर्कमैन, मजदूर के प्रतिनिधित्व करे। तो इसका सेंटेंस क्या लिखेंगे, सेंटेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट 2 पर्सन्स जो मजदूर के हितों का प्रतिनिधित्व करे, जो मजदूर के हितों का प्रतिनिधित्व करे, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति कोई मजदूर का प्रतिनिधित्व करे, जिसमें कम से कम एक पर्सन कोई मजदूर की, मजदूर तो सब आ जाएंगे ना, मजदूर तो सब आ जाएंगे ना, लेकिन जो कोयला मजदूर है, कोयल हिंदी में क्या लगता है, कोयला नहीं लिखता है ना, कोयला मजदूर की प्रतीक करे। ये 2 पर्सन जो है ना, ये 2 पर्सन में एक पर्सन तो मजदूर की रहेगा ही, लेकिन दूसरा जो है वो कुल मजदूर की प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, कैमरा जरा कैमरा में ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा कट रही है। देन आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2 व्यक्ति जो ऑनर का प्रतिनिधित्व करे, ऑनर वाला भाई कहाँ गया, ऑनर आ जाएंगे इसमें मैनेजमेंट का, ठीक है, प्रतिनिधित्व करे, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति कोल माइंस के ऑनर का प्रतिनिधित्व करे, जिसमें कि एक व्यक्ति कोल माइंस के ऑनर का प्रतिनिधित्व करे, कोल माइंस ऑनर के प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, अब लास्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट 2 माइनिंग इंजीनियरिंग, 2 पर्सन्स कौन होंगे, माइनिंग इंजीनियरिंग होंगे, और किसका प्रतिनिधित्व करे, जो माइनिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट एम्प्लॉय ना हो, माइनिंग इंडस्ट्री का डायरेक्ट एम्प्लॉय ना हो। प्रतिनिधित्व तो माइनिंग का करेगा, लेकिन माइनिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट एम्प्लॉयड ना हो, यानी कि आप जॉब पे नहीं हो कोल इंडिया के या फिर कोई भी माइनिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट 2 माइनिंग इंजीनियरिंग जो माइनिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट अपॉइंट ना हो। तो ये हो गया कमेटी। अब ये बताए, कमेटी तो बन गया, अगर कोई भी मीटिंग चेयरमैन को करना है तो ये चेयरमैन क्या करेगा, संचालन करने के लिए, कोई भी सभा का संचालन करने के लिए
एक सेक्रेटरी तो रखेगा ही ना भाई। अगर हम हेड ऑफ द ऑफिस है तो मेरे अंदर तो कोई तो एक असिस्टेंट होगा, तभी तो हम अपनी सारी बातें उसको बोले और वो सारा क्या करे, हैंडल करे। तो सेम इट इज, चेयरमैन क्या करता है, एक सीट सेक्रेटरी को चॉइस करता है, और सेक्रेटरी कौन रहते हैं, चेयरमैन द्वारा अनुमोदित, अनुमोदित या क्या अपॉइंटमेंट या सिलेक्टेड। चेयरमैन द्वारा सिलेक्टेड कौन होंगे, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी यानी कि हिंदी में सचिव, स्पेलिंग देख लेना, सचिव। यही बंदा क्या करता है, पूरा मीटिंग का संचालन करता है। ठीक, अब बता दे ये बंदा की क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। ये बंदा पहला तो जो भी मीटिंग होगा भाई, जो भी मीटिंग कमेटी के अंदर होगा, सबको एक लिफाफा में बाय पोस्ट या फिर सूचना करेगा विद इन 14 डेज, बिफोर 14 डेज, बिफोर 14 डेज। मैं तो कंफर्म हूँ बिफोर 14 डेज, बट फिर भी देखना होता है कि अभी के टाइम पे एक डाटा भी मिस्टेक नहीं कर सकते। ओके, बिफोर 14 डेज हिंदी में क्या हो जाएगा, कम से कम 14 दिन पहले, कम से कम 14 डेज पहले सबको बाय पोस्ट, टेलीफोन, जैसा भी हो, सूचना घर तक टेबल पे पहुंचानी चाहिए। ठीक, देन आफ्टर जो भी मिनट होगा, अगर कोई सभा हुई, इन सभी की सभा हुई, कोई मीटिंग हुई, तो मीटिंग का जो भी बातें को क्या बोलते हैं, मिनट, MUTS, मिनट्स। मतलब जो भी पॉइंट उभर के आए वो मिनट को मेंटेन करना, और उस मिनट में जो भी है चेयरमैन का सिग्नेचर लेके सबको बाय पोस्ट एक कॉपी भी देना। यह हो गई मिनट का कॉपी देना। भाई हम लोग क्या मिनट नहीं समझ रहे हो, मिनट्स एज ए आप समझो कि जो भी बातें या समथिंग जो भी रिजल्ट आया मीटिंग में, उसको मीटिंग बोर्ड ना बोल के मिनट बोला गया, मीटिंग की बातें ना बोल के मिनट्स बोला गया। कभी आप कोल इंडिया में हो या फिर कोल इंडिया की कोई भी सब्सिडी में और मीटिंग हो रही है तो देखना मिनट मेंटेन होते हैं। मिनट में सारी की उपस्थिति और क्या क्या नियम या क्या क्या कुछ जो भी मीटिंग से उभर कर आए उसमें मेंटेन होता है, सबकी साइन लगती है। हमारी भी लगी है, हमारी विस्थापित में मीटिंग हुई थी तो उसमें मिनट बना था, तो साइन लगाया था हमारी। ठीक है, हाँ भाई नेता हूँ मैं, लीडर हूँ, नेता। तो मिनट हो गया। उसके बाद अगर 14 दिन तो पहले नोटिस भेज दिए भाई कि हाँ भाई इतना तारीख को है, आना है, लेकिन कहाँ आना है और ये जहाँ आना है किस लिए आना है ये कौन तय करेगा, ये तय करेंगे चेयरमैन सर। चेयरमैन जी आपको कहाँ आना है, कब आना है, नोटिस दे, यही तय करेंगे। तो भाई जो भी तय करेंगे कहाँ, DGMS ही तय करेंगे, DGMS में ही मीटिंग, धनबाद, टाइम शेड्यूल इनका ही रहेगा, लेकिन सबको नोटिस देंगे सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी CIM होंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कोई भी मीटिंग अगर DGMS में बुलाएं, भाई इतना तारीख को XYZ को मीटिंग है, आपको आना होगा, और उपस्थिति कितनी रही, भाई टोटल तो 8 मेंबर है और उपस्थिति कितनी हुई, एक बंदा चेयरमैन आया, CIM आया और इसमें से 1 पर्सन आया, 3 पर्सन आया, तो भाई 3 में तो मीटिंग नहीं ना हो पाएगा, 3 में मीटिंग नहीं हो पाएगा, तो टोटल मेंबर कितना चाहिए भाई मीटिंग को पूरी कंडक्ट करने के लिए, तो 4 मेंबर चाहिए भाई, 4 मेंबर, 4 मेंबर मीटिंग को कंप्लीट करने के लिए 4 मेंबर। ठीक, अगर मेंबर 3 आते हैं, 3 मेंबर आते हैं या 4 से कम आते हैं तो उस मीटिंग की सभा नहीं होगी, कोई मीटिंग नहीं होगा, 3 से कम में नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी वजह से जिस डेट को ये XYZ को बुलाएं और उस डेट का जो भी
डेट आता है, सपोज दैट या फेस्टिवल आ गया या इस दिन नाकाबंदी या कुछ भी रहा जिसकी वजह से मीटिंग नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा ऐसा कि भाई जो भी मीटिंग का शेड्यूल है वो नेक्स्ट 14 डेज में चला जाएगा। तो अगला जो नेक्स्ट 14 डेज है उसमें मीटिंग होगा। ये कंफर्म करने के लिए मेरे को देखना हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट 14 डेज सस्पेंडेड मीटिंग, नेक्स्ट 14 डेज कम से कम, ठीक है। तो 2 बार 14 आ गई। उसके बाद क्या हो जाएगा कि भाई ये तो समझ में आ गया टाइम शेड्यूल। इन द केस अगर कोई इमरजेंसी मीटिंग रही, भाई कुछ भी हो सकता है, माइंस में ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन में सब अपना अनुभव या समथिंग होता है और कुछ भी हो जाए तो उस समय मीटिंग करना है, तो फिर क्या होगा कि उस समय जो मीटिंग जाएगी ना वो 2 डे क्लियर नोटिस पे ही जाएगी। मतलब आपको 2 दिन के ही नोटिस मिलेगा, 2 दिन पहले आपको नोटिस मिल जाएगा। क्लियर 2 डेज आपके 12 दिन 48 घंटा, यानी कि 2 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। इमरजेंसी मीटिंग, ओके। ये हो गया। देख लो भाई कितना पॉइंट हमें कमेटी को लेके याद है। पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, अपनी सेल्फ रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। 2 डे बिफोर ये हो गई। अब वो क्या आएगा भाई कि चलो इतना तो समझ में आ गया। अब वो क्या होगा कि कमेटी का कोई भी सदस्य अगर इंडिया से बाहर है, हमें छुट्टी लेना है, तो भाई चेयरमैन को हम सौंपेंगे, सर इतना दिन इतना से बाहर रहेंगे तो छुट्टी हमें ग्रांट कीजिए। अगर 6 महीना तक अगर आप कंटिन्यू इंडिया से बाहर रहें, 6 मंथ तक, 6 मंथ से आप बाहर रहें, तो आपको इस्तीफा देके जाना होगा। चेयरमैन को इस्तीफा दीजिए और जाइए अपना। या फिर इन द केस ऐसा आप अगर नहीं करते हैं तो आपका रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा 6 महीना के तक, अगर आप नहीं उपस्थिति दिखाते हैं तो, ओके। ये हो गया। और इसमें क्या आप बातें रख सकते हैं? 6 महीना हो गया, नियम कानून हो गया, डेट हो गया, मेंबर्स हो गया, और क्या बातें रख सकते हैं? रिजाइनेशंस को, अगर भाई ये बंदा रिजाइन करता है, कोई भी पर्सन्स, एक दो इसमें से कोई भी पर्सन्स एक्सेप्ट चेयरमैन को छोड़ के, ये जो 7 पर्सन्स है, ये अगर अपना रिजाइन्स मारते हैं तो रिजाइनेशंस का लेटर जो एप्लीकेशन जाएगा किनको सौंपेंगे? चेयरपर्सन को सौंपेंगे, इन्हीं को रिजाइनेशंस सौंपेंगे, ठीक। अब इन द केस इस बंदे को रिजाइनेशन सौंपना है, देना है, तो ये भाई ये बेचारा क्या करेगा? ये तो सबसे हेड है, तो ये कहाँ सौंपेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को भाई अपनी संभालिए, अब हमसे नहीं होगा। तो रिजाइनेशन देने के बाद भी जब तक इसमें पद मुक्त कोई पद नहीं आ जाए, कोई पर्सन अपॉइंट ना हो जाए, तब तक वो पद मुक्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब तक दूसरा कोई ना बैठ जाए मेरे सामने और हम उसके सामने सिग्नेचर, जिस तरह एक प्रेसिडेंट दूसरा प्रेसिडेंट को एज ए प्रेजेंटेशंस में साइन मोहर के साथ उसे बाहर सौंपता है, सेम इट इज यहाँ भी, ओके। तो ऑलमोस्ट ये सारे हो गए। और कुछ बातें हैं तो बताइए। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गया, 2 चीज छूट गया, 2 चीज कि भाई मीटिंग तो हमने बुला लिया, लेकिन नोटिस भी दे दिया 14 दिन पहले, लेकिन उस नोटिस मीटिंग जो हम करवा रहे हैं, लेकिन उस नोटिस में जो मीटिंग करवा रहे हैं, मीटिंग का सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं रहता। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, मीटिंग का एजेंडा या सब्जेक्ट किस सिलसिले में हम लोग बैठ रहे हैं, उसको हम लोग 7 दिन पहले नोटिस भेजते हैं। फिर से कहाँ गया, जगह नहीं है, फिर 7 डेज नोटिस भेजेंगे। ये बिफोर है
7 डेज नोटिस एजेंडा यानी कि सब्जेक्ट का। अच्छा, उसके बाद भाई कमेटी है तो इनकी भी कोई तो, अगर आप किसी विधायक को चुनते हैं तो विधायक का कोई तो टेन्यूर होगा, कार्यकाल होगा 5 साल, ठीक है ना। मुखिया का भी 5 साल है। तो सेम इट इज यहाँ भी सबकी टेन्यूर है, कार्यकाल है। तो ये कार्यकाल कितना जाएगा, CIM मतलब चेयरमैन को छोड़ के बाकी सबका 3 साल जाएगा। 3 साल ही आप कमेटी के सदस्य रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 3 साल। अब ये 3 साल कम से कम है या ज़्यादा से ज़्यादा है, ये बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ओके, तो ये तो हो गई। एक और पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है कि जो भी मिनट्स या समथिंग जो बायलॉज ये बनेंगे वो किसके, मतलब कोई भी सभा होती है तो मेजोरिटी ऑफ वोट से ही निर्णय लिया जाता है। समिति यहाँ भी जिस में ज़्यादा वोट आया उसी की मेजोरिटी चलेगी। मान लो कोई एक अध्यादेश या समथिंग कुछ पारित हुआ कि ABC करना है और इसमें कितने वोट आए, 5 वोट आ गए, बाकी के वोट नहीं आए यस में, तो ये पारित हो जाएगा क्योंकि मेजोरिटी ऑफ वोट 5 है। ठीक है, अगर 4 वोट आए तो क्या पारित होगा? नहीं, 4 वोट यस में आए तो 4 वोट नो में है, नो में भी है, तो दोनों तो इक्वल हो गया, तो पारित नहीं होगा। अगर ऐसा नौबत आता है कि कोई भी मैटर फंसता है तो चेयरमैन अपना वोट देके उसको पारित करवा सकता है किसी भी मेजोरिटी या समथिंग को। ओके, ये हो गया। और हाँ, एक चीज और कि अगर कोई भी खाली जगह होती है, मतलब कोई भी पर्सन से अपॉइंट करता है तो वो तो खाली जगह हो गई, तो उस खाली जगह की सूचना कब, मतलब ऑन दी स्पॉट डेथ होता है किसी पर्सन की, एक्सेप्ट इनको छोड़ के, इनमें से किन्हीं की स्पॉट डेथ होती है तो वो जगह खाली हो गई, तो उस जगह में फॉरविथ हमें सूचना देना होता है। किनको? चेयरमैन को। और चेयरमैन की डेथ हुई तो किनको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, तो ये सब है। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें कि अगर कोई बंदा रिजाइनेशंस देता है, ये सब में से कोई रिजाइनेशंस देता है तो उसकी रिजाइनेशंस कब मानी जाएगी? कब मानी जाएगी कि भाई हाँ आप रिजाइन हो चुके? तो 30 दिन मेंटेन किया हुआ है, 30 दिन बाद से आपकी रिजाइनेशंस मानी जाएगी। अगर एप्लीकेशन पहुंच गया तो टेबल पे एप्लीकेशन पहुंचने के बाद 30 दिन के बाद आप, ओके, तो ये सब है बातें। ओके, फर्स्ट कमेटी कहाँ बनी थी? क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट कमेटी कहाँ बनी थी? जरूरी है भाई, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, एक वैकेंसी लेनी है ना, हमें सीट चाहिए, करो या मरो की हालत हो गई। उसके बावजूद भी क्लास ले रहा हूँ तो हमारी रिवीजन बराबर चल हो रही है ना। फर्स्ट कमेटी कहाँ हुई थी और फर्स्ट इंस्पेक्टर कौन थे? फर्स्ट कमेटी कहाँ हुई थी, फर्स्ट इंस्पेक्टर कौन थे? जो फर्स्ट कमेटी, जस्ट 1 मिनट, फर्स्ट कमेटी 1895 में हुई थी गठित, और 1895 में ही मीटिंग हुआ था। कहाँ गया? 1895 जगह है, यहाँ लिख देता, 1895 में फर्स्ट कमेटी बना था। फर्स्ट कमेटी बना था, ठीक है, 1985 में। और एक चीज मेंटेन किया, जेम्स ग्रोंडे इस मीटिंग का फर्स्ट
फर्स्ट मेंबर नहीं, फर्स्ट इंस्पेक्टर है जेम्स गुंडे। इधर लिख देता हूँ, जेम्स JAMES, जेम्स गुंडे। ओके, जेम्स गुंडे याद रखिए। ये अगर क्वेश्चंस नहीं पूछे ना, या ये क्वेश्चंस नहीं पूछे तो देखना माइनिंग में ऑब्जेक्टिव में घुसा देंगे, इसको ऑब्जेक्टिव में घुसा देंगे। अगर क्वेश्चंस कुछ और है और ऑप्शंस में इनका नाम भी घुसा सकते हैं, इसलिए जेम्स गुंडे। माइनिंग का हर चीज आपको याद करके रखना होगा। तो ये कमेटी आपकी कंप्लीट हुई। अब क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ी बहुत बुक का सहारा लेते हैं, बुक को रीड करते हैं, ठीक है। अच्छा, कमेटी सेक्शंस 12 में भी है, रूल्स 3 से लेके 20 तक। तो अभी हम लोग सेक्शंस वाली बातें को नहीं, अभी हम लोग क्या करेंगे, रूल्स की बातें करेंगे। 1952 हो सकता है सिलेबस में अभी दे या नहीं दे, डजंट मैटर। और SH कोड भी लागू हो गया, तो सिलेबस का इंतजार है। उसके बाद 1952 को देखेंगे, लेकिन दे या ना दे सिलेबस में आपको लेके चलना है। 1952 को भी लेके चलना है और SH कोड को भी लेके चलना है। इसमें फॉर्म भी है, शेड्यूल भी है, वो सब भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद मेडिकल को लेके माइंस रूल 1955 में यही मेडिकल और वेलफेयर के रिगार्डिंग ही ये रूल्स बना था। तो मेडिकल देखेंगे, फिर वर्कमैन इंस्पेक्टर और जो भी है प्रावधान, खाने पीने, लेटरिन बाथरूम, सब इसी में तो देखेंगे, ठीक है। तो अभी रूल्स नंबर 3, टर्म्स ऑफ ऑफिस, कार्यकाल, एक्ट के सेक्शंस बता रहे हैं, यानी कि 1952 एक्ट, माइंस एक्ट, सेक्शन 12.1 C, D और E में दिए गए सदस्यों का कार्यकाल गजट की उनकी नियुक्ति प्रकाशित होने की तारीख 3 वर्ष का होगा। 3 इयर्स मैंने मेंटेन किया था ना, कार्यकाल 3 इयर्स, 3 साल का ही होगा। परंतु 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी सदस्य का तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक कि उक्त अधिकारी नियुक्ति गजट में प्रकाशित ना हो जाए, तब तक सदस्य बना रहेगा। समिति जो प्रेसिडेंट होता है ना, एज ए रिप्रेजेंट एक्स और भविष्य, एक्स और फ्यूचर दोनों एक साथ साइन ऑन करते हैं समिति, तब तक यहाँ भी उस पद में नियुक्ति रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर जब तक ज्वाइन ना कर ले या प्रकाशित ना हो जाए। किंतु आकस्मिक रिक्त स्थान को भरने के लिए नियुक्ति किया गया सदस्य उस सदस्य के कार्यकाल के बचे समय के लिए पद पर रहेगा जिसकी जगह उसे नियुक्त किया गया, तथा यह समय समाप्त होने पर भी वो तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकार की नियुक्ति गजट में प्रकाशित ना हो जाए। आकस्मिक रिक्त स्थान को भरने के लिए नियुक्ति किया गया सदस्य, अगर आकस्मिक कोई किसी के स्पॉट मृत्यु कुछ भी हो सकता है ना, तो जगह खाली हो गई, तो उस जगह को भरने के लिए क्या किया गया कि उस सदस्य के कार्यकाल के बचे समय उस बंदे के कार्यकाल, अगर 2 साल में कोई आकस्मिक मृत्यु या समथिंग कुछ हो जाती है तो 1 साल बचा रहा कार्यकाल, तो उस कार्यकाल को भरने के लिए बचे समय के ही पद पर रहेगा। जो भी नया बंदा आएगा वो 1 साल तक उसके ही कार्यकाल को पूरा करेंगे, ठीक है, जिसकी जगह उसे नियुक्त किया गया, ठीक। तथा उस समय समाप्त होने पर भी वो तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि हाँ, उसके बावजूद भी भाई तब तक आप पद पे बने रहोगे जब तक कि नया बंदा कोई नियुक्ति नहीं हो जाए या फिर आपको पुनः नियुक्ति नहीं कर दी गया। पुनः नियुक्ति की बात नहीं आएगी, लेकिन जब तक कि कोई नियुक्ति नहीं किया होगा। सेक्रेटरी ऑफ कमेटी चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा काम किए गए नामजद नॉमिनेटेड इंस्पेक्टर कमेटी को सेक्रेटरी बनाया जाएगा।
चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा। चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा इस काम के लिए नॉमिनेटेड इंस्पेक्टर कमेटी का सेक्रेटरी सचिव होगा। ओके, चीफ इंस्पेक्टर के चीफ क्या मेंटेन किया, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा इस काम के लिए नॉमिनेटेड इंस्पेक्टर कमेटी का सेक्रेटरी होगा। चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा कैसे हो सकता है यार, चेयरमैन के द्वारा होना चाहिए ना। बट हिंदी में ना थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा पता नहीं, यहाँ मेंटेन है ना। चीफ सेक्शन 12 के अधीन बनाए गए कमेटी के सेक्रेटरी नॉमिनेशंस कौन करेंगे, यानी कि सेक्रेटरी कौन बनाएंगे। सबसे हेड तो चेयरमैन है ना, तो चेयरमैन ही बनाएंगे ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, CIM बनाएंगे, इनके द्वारा नॉमिनेटेड सेक्रेटरी होंगे। ठीक है। देन आफ्टर मानदेय रिमोनरेशंस, सदस्यों के केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय, यानी कि जो भी वेजेस मिलेगी, परिश्रमिक मिलेगा, वो किनके द्वारा मिलेगा, केंद्र सरकार के द्वारा। रिजाइनेशंस में बात आते हैं, रूल 7 रिजाइनेशंस, चेयरमैन को छोड़कर कोई भी सदस्य अध्यक्ष को संबंधित त्यागपत्र देकर त्यागपत्र हो सकता है। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस। केंद्र सरकार द्वारा संबंधित त्यागपत्र में अध्यक्ष पद त्याग कर सकता है, ऑलरेडी डिस्कस। सब रूल्स इतना वार्निंग त्याग स्वीकृति को तारीख से लागू या त्यागपत्र क्रमशः अध्यक्ष के केंद्रीय सरकार द्वारा मिलने के 30 दिन के बाद तारीख से दोनों से जो पहले है उस तारीख को लागू माना जाएगा। यानी कि अगर कोई बंदा त्यागपत्र करता है, रिजाइनेशन देता है, तो इसको जब मिले, इनको जब मिले लेटर, उस डेट से रिजाइनेशन माना जाएगा। या फिर अगर इनको नहीं मिलता है तो इनके टेबल पे जिस डेट से पहुंच गया, यानी कि 30 तारीख से अधिक हो जाए, तो फिर वो रिजाइनेशन माना जाएगा। ठीक है, और इसमें से दोनों में से जो पहले हो उसे उस तारीख से लागू माना जाएगा। ओके, कोई भी सदस्य भारत छोड़ने पर, नेक्स्ट रूल्स है 8 एब्सेंस फ्रॉम इंडिया, भारत छोड़ने की तारीख और भारत में वापस लौटने की संभावित तारीख की सूचना अध्यक्ष को देगा, ऑलरेडी डिस्कस। यदि 6 महीने में अधिक समय भारत से अनुपस्थित रहा तो वो त्यागपत्र दे के जाएगा। 6 महीना कहाँ लिखा था, 6 मंथ, ऑलरेडी डिस्कस। सब रूल के अनुसार कार्रवाई किए गए यदि कोई सदस्य भारत को छोड़ के जाता है तो माना जाएगा कि उसे भारत छोड़ने की तारीख से पद त्याग कर दिया गया है। मतलब अगर कोई बिना रूल्स को फॉलो किए या रिजाइनेशन बिना कोई दिए हुए या समथिंग चोरी छुपे भाग जाता है इनमें से कोई, तो जिस दिन उसने भारत छोड़ा उस दिन से ही रिजाइनेशन उसकी एक मानी जाएगी। देन आफ्टर नोटिफिकेशंस ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी मतलब जो अभी आई है वो वैकेंसी नहीं, इसमें से अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो वैकेंट हो गई ना सीट, तो उसकी वैकेंसी की बात करिए। कमेटी के किसी सदस्य के पद त्याग या मृत्यु के कारण कोई भी जगह खाली हो जाती है तो अध्यक्ष इनकी सूचना तुरंत केंद्र सरकार को देगा, अध्यक्ष चेयरमैन। यदि अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने पर खाली हो जाए तो इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर या केंद्र सरकार द्वारा में नियुक्त इंस्पेक्टर केंद्र सरकार को देगा। अगर इनकी मृत्यु हो जाए तो CIM देगा, किनको, सेंट्रल को। डिस्पोजल ऑफ बिजनेस की बात आते हैं। कमेटी के पास विचारक सभी प्रश्न अध्यक्ष के निर्देश या कमेटी के मीटिंग में रखे जाएंगे, कागजात मेंटेन करके रखे जाएंगे, परिचालन, सर्कुलेशन विचार किए जाएंगे, वही मिनट्स। देन आफ्टर, परंतु कागजात भारत में अनुपस्थित सदस्य को भी भेजना जरूरी है, जो भारत में उपस्थित नहीं उनको भी भेजना जरूरी है। किसी प्रश्न पर विचार के लिए जब
कागजात परिचालन किया जाए तो सदस्य निवेदन कर सकता है कि उस प्रश्न पर कमेटी की मीटिंग विचार किया जाए और ऐसी अवस्था में विचार के लिए अध्यक्ष निर्देश दे, परंतु 3 या अधिक सदस्य के प्रकार के निवेदन करे तो अध्यक्ष अवश्य ही ऐसा निर्देश। तो कह रहा है कि अगर कोई बंदा अब्सेंट रहा हो उस दिन मीटिंग को लेके, तो उसे फिर से उस मीटिंग में बातें या समथिंग सुझाव या समथिंग कुछ रखना है या फिर वही सब्जेक्ट पे फिर से विचार करना है, तो भाई वोटिंग करा लो। अगर वोटिंग आ गई 3 से ज़्यादा तो चेयरमैन उसी सब्जेक्ट को डील करेगा, ठीक है। देन आफ्टर बाकी का समय बाद की डील करेंगे, लेकिन उसी समय को फिर से डील कर सकेगा, लेकिन एटलीस्ट 3 वोट चाहिए आपको। ओके, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। कमेटी की मीटिंग अध्यक्ष द्वारा नियत स्थान पे और समय पर होगी। नोटिस ऑफ मीटिंग 14 दिन पहले, अगर एजेंडा देना है तो 7 दिन पहले, और इमरजेंसी 2 दिन पहले, यही बात लिखी गई है। देन आफ्टर प्रीसीडिंग एट मीटिंग, अध्यक्ष के उपदेश। हाँ, एक चीज छूट गया था कि अगर किसी दिन चेयरमैन साहब नहीं पहुंचे किसी मीटिंग में और सारे बंदे पहुंचे हैं, तो चेयरमैन का तो होना जरूरी है, तो इसी में से कोई एक बंदा सिलेक्ट होंगे चेयरमैन के पद में, और उस मीटिंग के लिए जितना रिस्पॉन्सिबल या ड्यूटीज आती है चेयरमैन सर को, उस मीटिंग के लिए जो सिलेक्टेड पर्सन है उन्हीं को चेयरमैन बनाया जाएगा और मीटिंग का कंटिन्यू रखा जाएगा। यही पॉइंट है। उसके बाद कोरम यानी कि मीटिंग होने के लिए कम से कम 4 सदस्य होने की जरूरत है। अगर किसी मीटिंग को स्थगित होती है, अगर 4 सदस्य नहीं आए और स्थगित होती है, तो नेक्स्ट 14 डेज में मीटिंग को मानी जाएगी, 40 दिन के बाद कम से कम। उसके बाद डिसीजन ऑफ मेजोरिटी, जिनकी डिसीजन ज़्यादा होगी, वोट ज़्यादा होगी जिसमें, उसी की पारित होगी बात। देन आफ्टर मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स वही मिनट बुक मेंटेन करना है सेक्रेटरी को और रखना भी। अलाउंस और टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, और जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उनको कौन अलाउंस देंगे, भत्ता कौन देंगे? भत्ता कमेटी के आशासिक सदस्य यात्रा और दैनिक भत्ता केंद्रीय सरकार ही देगा। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर समितियों, आयोग के जांच बोर्डों, कमिटीज, कमीशन एंड बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के भत्तों के संबंध में जारी आदेश अनुसार नियंत्रित किया जाएंगे। ओके, देन आफ्टर पत्र और अकाउंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंट एंड अकाउंट वही सचिव रखेंगे, सेक्रेटरी। देन आफ्टर 19 है अपीयरेंस ऑफ हियरिंग, साक्षी के रूप में जांच की अवस्था को छोड़कर कमेटी समक्ष पे बुलाई जाने वाली कोई भी पार्टी या स्वयं उपस्थिति होगी, वो लिखित रूप में अधिकृत प्रतिनिधि प्रोसेस्ड इन कैमरा। जो भी मीटिंग होगी वो कैमरे के बीच में और कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय रखी जाएगी। तो ऑलमोस्ट कमेटी खत्म हुई। नेक्स्ट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी देखेंगे। तो सारे बातें को रीड करना ये आप भी कर सकते हो। तो कुछ जो बातें नहीं मैंने रीड करके बताया है, अब बात को उसको रीड कर लेना। समय तो वैसे कम है, इसलिए शॉर्टकट में हम लोग जल्दी इसको देखें, कंप्लीट करें। हाँ, अगर समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, बट समय की पाबंदी या फिर अभाव हमारे पास भी है, हमें भी अपनी सीट बचानी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।